नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार मधु कांकरिया जी की कहानी निर्वासिता। तो आइए सुनते हैं कहानी। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। बोलो। तुम्हारा फोन क्या आया? लगा कुछ तो वापस लौट आया है मेरा। जिंदगी कान में फुसफुसाई। लो मैं आ गई। बूंद बूंद पिघलने लगी बर्फ। उफ। गोला सा कुछ तो अटक गया या कि आवाज ही रुंध गई। शायद तुमने भी इसे महसूस। तुम्हारे अंदर भी कांप रहा था कुछ। शायद भावनाओं की चांदनी और अपराध बोध का मिला जुला असर था। तुम बोले जैसे गहरे कुएं से आई डूबती लटपटाती सी कोई आवाज। सॉरी मम्मा। तुम कुछ संभले, कुछ रुके। आखिर भावुकता का इजहार तुम्हें दुर्बलता की निशानी लगती, और दुर्बल तुम थे नहीं, इसलिए जल्दी ही तुम असली बात पर आ गए थे। तुमने 2 साल 7 महीने 27 दिन और 2000 किलोमीटर की दूरी से हिचकते हुए कहा, मम्मा तुम दादी बनने जा रही हो। क्या? इतनी खुशी? मैं गड़बड़ा गई। ओह, कितनी गलत थी मैं। सोचती थी कि अब कोई आवाज, कोई खुशी, कोई एहसास, कोई खबर छू नहीं पाएगी मुझे। पर जिंदगी की महक से भरी यह आवाज, भूल सकती हूँ कभी इसे? बहुत देर तक तुम्हारी लहराती आवाज पहाड़ी हवाओं की तरह मन के खंडहर में मृदंग सी बजती रही। सॉरी मम्मा, तुमसे मिलने आ नहीं सका। कितना ताकतवर था वह क्षण, जिसकी लपट में पिछला सब कुछ धुल पुछ गया था। सब गिले शिकवे चौखट के बाहर। उस क्षण का एक ही सत्य था, मैं और एक नन्ही कोमल जो हमारे बीच एक कोमल सा एहसास लेकर आ रही थी। उस एक महान क्षण के बाद से तो मेरी जिंदगी ही जैसे बदल गई थी। अड़ोस पड़ोस आसमान के चांद सितारे, बादल, बारिश और यहाँ तक कि गली के कुत्ते बिल्ली तक को खबर लग चुकी थी कि एक खूबसूरत घटना मेरी जिंदगी में घटने वाली है। मैं अब पूरी तरह दो मैं में बट चुकी थी। एक मैं अभी अभी उगे इस रिश्ते की पंखुड़ी पंखुड़ी को सलीके से खोलने में लग गया था। दूसरा मैं उड़ता हुआ दूर जा पहुंचा उस सुबह, जब तुमने पहली बार किसी विदेशी आसमान को छूने के लिए उड़ान भरी थी। यह वह समय था जब भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में कामयाबी की नई गाथाएं लिख रहे थे। तुम्हें भी वहीं की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आमंत्रित किया गया था। 5 साल 6 महीने और 17 दिन बाद तुम भारत लौटे थे, और लौटते ही तुम्हारा तबादला मुंबई हो गया था। देखते देखते तुम कामयाबी की बौछारों में भीगते चले गए, और मैं आवाजों से दूर अपने ही रचे सन्नाटों में सूखती चली गई। उसके बाद आज, सालों बाद आज तुमसे लगे। सचमुच का बुलावा, सचमुच के तुम। लगा संभावनाओं ने अभी पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ा है। दादी होने के एहसास ने मुझे एक स्वप्न का गुलाम बना दिया था, और वह गुलाम कभी शांति से जी नहीं सकता है। इसलिए हर पल मैं अपने स्वप्न के भविष्य की नोक पलक संवारने में लगी रहती। हर पल मेरे भीतर इंतजार उगता रहता। इंतजार एक नन्हे ईश्वर का, जो मुझे मेरे अंश के साथ जोड़ने वाला था। और एक दिन रिश्तों की पिछली मटमैली छाया को धो पोंछ कर मैं तुम्हारे यहाँ अचानक, अप्रत्याशित, मुझे देखकर तुम बहुत खुश हुए। सूर्य किरणों की रोशनी में तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कोमल हंसी झिलमिलाई। खुशी के रंगों से भरी तुम्हारी आवाज, अब मत जाना मम्मा, बहुत अकेली रह चुकी हो। तुम्हारा दिल भी यहाँ बहला रहेगा, और ऋचा को भी हेल्प मिल जाएगी। लगा अरब सागर की सारी नमकीन हवाएं जैसे बहते हुए हमारे घर ही चली आई थी। मैं सचमुच बहुत खुश थी कि वक्त ने तुम्हारी आत्मा पर जो गर्दिश उगा दी थी वह झड़ गई थी। आखिर थे तो तुम मेरा ही खून। एक सर्वथा आत्म केंद्रित जिंदगी कैसे जी सकते थे? तुम्हारे यहाँ हर दिन जीवन का नया आविष्कार हो रहा था। हर शाम मेरे पास एक नई कहानी होती, और उसे सुनाने को बेताब होती मेरी आत्मा।
तुम्हारे घर में काम करने वाली बाइयां और उनकी दुनिया। हर दिन मेरी दुनिया में नए झरोखे खुल रहे थे। मैं हैरान थी यह जानकर कि तुम्हारी सोसाइटी में मुस्लिम बाइयां हिंदू नाम रखकर काम करती थीं। नसरीन निशा बनी हुई थी, नूर बानो नीरा और जीनत खुद को जया बता रही थी। मैंने देखा कि दुल्हन के हार की तरह जगमगाती इसी मुंबई से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर ही एक ऐसी अंधेरी, अभावों से पटी, सूखे जिस्मों, भूखे नंगे और मैले कुचैले लोगों से भरी मुंबई थी, जहां हर सांस दहशत से भरी थी, जहां हर पांव में छाला और हर हथेली में गट्टा बने हुए थे, जहां हर रात उचटी हुई नींद थी, जहां महीने भर पहले ही एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत आधे घंटे के भीतर ही सिर्फ इस कारण से हो गई थी कि उनके घर में रोशनी का एक कतरा भी नहीं था। घटना पाताचा पानी गांव की थी, जो कि मुंबई मंत्रालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर बसा छोटा सा गांव था, जहां वर्ली जाति के आदिवासी रहते थे। एक शाम मूंज की खटिया पर सभी सोए हुए थे कि परिवार के मुखिया के ऊपर झाड़ियों से सरसराता हुआ सांप चढ़ गया। दर्द से बिलबिलाते हुए उसने हाथ को झटका। अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं। सांप पास में ही लेटी उसकी बेटी पर गिरा। बेटी चीखी। आसपास के लोग दौड़े हुए आए। खौफ जगाते और हिंसक जानवरों से भरे रात के साए साए करते नीले काले अंधेरे में मशाल के सहारे वे जब तक सांप का विष निकालने वाले ओझा गुणी को लाते, दोनों ही नीले पड़ चुके थे। इस घटना ने मेरे दिमाग में इतना असर डाला कि मैंने घर की सारी अनावश्यक बत्तियों को बंद कर दिया। क्या जरूरत है तेज रोशनियों के इस इंद्रजाल की? ड्राइंग रूम में एक हल्की ट्यूब लाइट ही काफी है। किचन और मेरे अपने कमरे की बत्तियां भी बुझा दी मैंने। क्या जरूरत है? बाहर से तो रोशनी आ ही रही है। रिचा का कमरा बंद था, इसलिए वह जैसा था वैसा ही रहा। जैसे ही तुम ऑफिस से लौटे, तुम्हारे माथे पर 3 सलवटें पड़ी। मम्मा, इतना अंधेरा सा क्यों है? कोई फेस उड़ गया है क्या? कितना डिप्रेसिंग लगता है यह अंधेरा। मैं चालू हो गई। जानते हो बेटा, यहाँ मुंबई से ही महज थोड़ी ही दूर पर 2 जानें सिर्फ इसलिए चली गईं कि उनके घर के पास रोशनी का कोई मरियल सा कतरा भी नहीं था, और सांस रोककर मैंने सारी घटना तुम्हें कह सुनाई, इस उम्मीद में कि शायद तुम भी कुछ सोचो। मेरी बातों को तुमने सुना, चबाया और फिर च्युइंगम की तरह थूकते हुए बोले, रिलैक्स मम्मा, ऑफिस से आया हूँ। दिन भर में यूं ही हजारों तनावों से गुजरता हूँ। कभी बॉस की फटकार, कभी रिपोर्टी का लापरवाही रवैया, कभी रिचा से झिकझिक, कभी ट्रैफिक जाम, कभी बारिश, कभी चिलचिलाती धूप, कभी सेल्स टारगेट का दबाव। पिछले कई महीने से कंपनी घाटे में चल रही है, सो अलग। माथा यूं ही भन्नाया रहता है। कुछ हल्की फुल्की बात करो, कुछ हंसी खुशी की बात करो। कहाँ की सांप काटने की बात लेकर बैठ गई तुम भी? क्या? मैं फूंक गई। सांस फूलने लगी मेरी। उड़ती सी एक नजर डाली तुम पर। थकान के बादलों से घिरा तुम्हारा चेहरा, असमय ही उड़ते बाल, कंप्यूटर पर निरंतर झुकते रहने के कारण पीठ का स्थायी दर्द। सच, मुझे आते ही यह सब नहीं कहना था। आगे से सावधान। पालतू बिल्ली की तरह मन को समझाया मैंने, लेकिन भीतर से एक दुबली सी आह भी निकली। ओह, तुमको कंपनी की लगी है, जिसके घाटे की इतनी चिंता है, पर जीवन घाटे में जा रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। हिम्मत जुटाकर फिर आती हूँ तुम्हारे पास। बेटा, छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी नौकरी जो हमेशा तनाव में रखे तुम्हें? उजबक की तरह मेरे चेहरे को देखने लगे तुम, जैसे सोच रहे हो कि किन शब्दों में मुझ कूड़ मगज को समझाया जाए। फिर शब्द शब्द को चबाकर बोले, ममा, जहां भी जाऊंगा मुझे पैसा और पावर दोनों की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। पावर लेकर भी क्या पालोगे यदि जीवन में जीवन ही नहीं रहा? मैंने उसे कहा नहीं, कहना जरूर चाहती थी, पर तब तक उसकी पुतलियों के रंग बदल चुके थे और मैं डर की गिरफ्त में आ चुकी थी।
रात सो नहीं पाती, छोटी सी नींद बड़ी सी रात, रात भीतर रात, कई कई रात, स्याह रात। आंखें बंद करती हूँ, अंधेरा, दिखने लगती है दुलारी की लाल लाल आंखें, जिसके पति और बेटी दोनों सर्पदंश से मर गए थे। यदि कुछ नहीं किया गया तो उन आंखों की आग भस्म कर देगी दुनिया को। खोलती हूँ, अंधेरा, सब चल रहे हैं इसी अंधेरे में, कहीं समृद्धि का अंधेरा, कहीं गरीबी का। थक गई हूँ इस अंधेरे में अपने स्व को खोजते बचाते, खुद को ढीला छोड़ देती हूँ। पल भर के लिए लगती है आंख, लगता है स्वप्न, भीतर स्वप्न देखती हूँ, स्वप्न कि अब मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि मैं स्वप्न देखने लगी हूँ। स्वप्न एक नन्हे के आगमन का, जो फिर से जोड़ेगा मुझे मेरे अंश से। महीना, 2 महीना, 3 4, देखते देखते 7 मास बीत गए। अमूमन मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं करती, लेकिन मैं चाहती थी कि मातृत्व और भ्रूण की मंगल कामना के लिए यदि ऋचा की सहमति हो तो ऋचा का सतमासा पूजा जाए। मैंने हिम्मत कर कहा भी, पर तुम्हें यह सब पाखंड लगता। नीली रेशमी टाई की गांठ को ढीला करते हुए तुम झल्लाए। भ्रूण हत्याओं वाले इस देश में सतमासा पूजन, इससे बढ़कर पाखंड और क्या होगा? मैंने समझाना चाहा, इस भटके हुए देश में यह बताने की जरूरत और भी ज्यादा है कि औरत की कोख से छेड़खानी कर हम सिर्फ तबाही को ही न्योता दे सकते हैं। तुमने इस तरह देखा मुझे जैसे जाने किस अजूबा से पाला पड़ गया हो, और शब्दों को पत्थरों की तरह फेंकने लगे मुझ पर। तो इसके लिए पूजा का बहाना क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को पूजा की भाषा ही ज्यादा समझ में आती है। इस पूजा के द्वारा मैं कहना बहुत कुछ चाहती थी, पर कहती किससे? इन सब बातों के लिए ठहर कर बैठना जरूरी था, पर तुम बैठना भूल चुके थे। तुम्हें दौड़ने की खुजली थी। बोलने को बेताब मेरी आत्मा फड़फड़ाई। काश मिल जाता कोई बिल्ली का बच्चा तो बतिया लेती उसी से। फिर एक सुबह सी सुबह, पत्तियों पर बजती बारिश और उससे उठता अद्भुत संगीत। जल्दी उठ गए थे तुम, अद्भुत रूप से शांत दिख रहे थे, जैसे समाधि से उठे हो, शांत निर्विकार। दूर कहीं कोई चिड़िया चहचहा रही थी। एक चिड़िया मेरे भीतर भी चहचहा रही थी। मैंने तुरंत ही घर के बनाए मसाले से चाय तैयार की तुम्हारे लिए। बहुत पसंद आई तुम्हें। खिली खिली निगाहों से मुझे देखते हुए कहा तुमने, मम्मा, मैं तो इतनी मसालेदार चाय का स्वाद ही भूल गया था। तुम्हारे शॉर्ट्स में बिस्किट का चूरा बिखर गया था, उसे हाथों से झाड़ते हुए बोले तुम। तुम्हारा खिला खिला चेहरा देख मैं फिर वही हो गई। पिछले सप्ताह ही मैंने फिर एक नया दुस्साहस किया था। अकेले ही फिर अरेरा कॉलोनी निकल गई थी। मैं अपने अनुभव तुम्हें सुनाने को बेताब थी, बस ढूंढ रही थी एक मुकम्मल मौका, जो मुझे आज मिल ही गया था। मैंने फिर ध्यान से पढ़ा तुम्हारा चेहरा, हर कोने अतरे से पढ़ा, दाखिल हुई तुम्हारे भीतर। लगा सब ठीक ही चल रहा है। तुम खुश थे, सब कुछ सुर ताल में बह रहा था। उस दिन की तरह थकान या तनाव का नामो निशान नहीं था तुम्हारे चेहरे पर। आज मैं सेफ्टी जोन में हूं। संभल संभल कर कहना शुरू किया मैंने, बेटा क्या तुम जानते हो, यहां से महज 60 किलोमीटर दूर एक बच्ची को शाम के झुटपुटे में तेंदुआ उठाकर ले गया। यहीं अरेरा कॉलोनी के पास संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ा एक गांव है, वहीं की घटना है यह। माँ रोटी बना रही थी और बच्ची सामने ही आंगन में खेल रही थी। पीछे झाड़ियों से आया तेंदुआ और हल्के अंधेरे का फायदा उठाकर खींच ले गया उसे। गांव वाले जब तक पीछा किए, आधे से ज्यादा हिस्सा खा चुका था वह बच्ची का। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि जो तेंदुआ उनकी लड़की को उठा के ले गया था वह बाहर से लाया तेंदुआ था, जिसे वन विभाग टूरिज्म बढ़ाने के लिए लाता रहता है। यहाँ के पले बढ़े जानवर हमें पहचानते हैं। सदियों से हम साथ साथ रह रहे हैं। वे हम पर कभी हमला नहीं करते हैं, हमें देखकर भी साइड से निकल जाते हैं। बहुत ही नारकीय हालातों में रह रहे हैं ये 56 गांव के आदिवासी।
फिर भी ये यह नहीं चाहते हैं कि बाघ और तेंदुए जैसे हिंसक जानवरों को खुले जंगलों से निकालकर उनकी घेराबंदी की जाए। दत्तू तादेकर, जिनकी बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया, वे तक कहते हैं कि घेराबंदी से इन जानवरों को तकलीफ होगी। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे उन गांवों को सुरक्षित कर दिया जाए जो जंगलों के अंदर नहीं बल्कि किनारे किनारे हैं। गुस्सा सरकार पर है जो दोनों की जिंदगी और आजादी से खेल रही है। मेधा पाटकर हैं इनके साथ। क्या तुम लोग इनके लिए कुछ नहीं? बात मैं कायदे से पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तुम्हारे चेहरे का रंग बदला। आंखों में लपट सी कुछ उठी, पुतलियों के रंग बदल गए। अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कुछ तल्ख कुछ डूबते स्वर में तुम फनफनाए, उफ मम्मा, रिलैक्स। सुबह ही सुबह इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करती हो? खुश रहा करो ना, चिल करो। और चाय का प्याला अधूरा छोड़ झल्लाकर चले गए। क्या? एक हंसते खेलते बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया और यह कह रहा है चिल करो? किस दुनिया में हूं मैं? क्या संवेदना की सारी ही टहनियां टूट गईं? क्या यह है मेरा अंश? आज महसूस हुआ भूख और मौत के बाद संसार का सबसे बड़ा दुख है अपने अंश को बेअंश होते हुए देखना। दिमाग सुन्न, मन मलवा, बैठी रही आवाक, जैसे सदियों से यूं ही बैठी हूं, सहमी, अपमानित, और युग फड़फड़ाते हुए निकल रहे हैं मेरे ऊपर से। सन्निपात की रोगी की तरह बड़बड़ाने लगी मैं। ऑफिस से आते ही नहीं बोलूं, सुबह नहीं बोलूं, शाम नहीं बोलूं, तो फिर कब बोलूं? लोगों के जीवन की दारुण त्रासदी पर बोलना क्या डिप्रेसिंग बोलना हो गया? सवाल नहीं, सवालों के गुच्छे उगने लगे भीतर। आंखें मूंद लंबी लंबी सांसें खींचने लगी मैं। थकी उम्र और बंद आंखों के आगे बादल के टुकड़ों सा तैर जाता है अतीत की स्मृतियों का एक टुकड़ा। रांची से कुछ दूर गुमला जिले के कुछ गांवों में आदिवासी कल्याण आश्रम नामक संस्था के साथ आदिवासी और वन जीवन समझने के लिए चली गई थी। तुम भी साथ में थे मेरे। वहीं पछरुआ गांव में ठंड से ठिठुरती कुछ अर्धनंग ठिठरियों को देख तुम इतने द्रवित हुए थे कि जैसे ही हम वापस लौटे अपने घर, मैंने देखा तुम मेरी अलमारी के सामने खड़े थे। मैंने समझा तुम्हें पैसे चाहिए। मैंने पूछा क्या चाहिए? तुमने हकलाते हुए कहा, मम्मा मुझे कुछ साड़ियां चाहिए। क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा जवाब। तब तुम महज 10 साल के थे। तुम्हें सहला पुचकाकर पूछा तो जाना कि तुम्हें कुछ साड़ियां चाहिए थी उन नंगी ठिठरियों के लिए। बहुत दिनों तक मैं खुद को कोसती रही थी। मुझे नहीं ले जाना था तुम्हें वहां। पाखुरी से भी कोमल तुम्हारे मन पर अनजाने ही जाने कितनी खरोंचें डाल दी थी मैंने। वही तुम आज कह रहे हो चिल करो। इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी प्रतिभा और सिर्फ पेट के दायरे में सिमटा जीवन। तुम रोशनी के फरिश्ते बन सकते थे, पर क्या बन गए? किसने बदल दिया तुम्हें इतना? कहाँ गया वह मन जिसकी एक एक पाखुरी को कितने सलीके से खोला था मैंने? ठंडी होती चाय को देखती रही, पीने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। थोड़ी देर बाद तुम लौटे, अधपी चाय खत्म कर थोड़े करीब आए, मेरी आंखों में झांका। आंखों की कोरों में अटके आंसुओं ने जाने क्या कहा कि तुम्हारे भीतर भी कुछ तो पिघला। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए भापदार शब्दों में बोले, मम्मा कितना कुछ तो है घर में, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं रह पाती? कुछ तो टैबू है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुश रहने से रोकता है। मेरा दोस्त कहता है कि हम मिडिल क्लास भारतीयों का दिमाग है ही ऐसा कि हम खुशी भी खुलकर नहीं मना पाते, उसमें भी हमें गिल्ट फीलिंग होती है। तुम अपने को ही देखो मम्मा, दुखी रहते रहते शायद तुम्हारी दुखी रहने की आदत ही हो गई है। आसमान से दुख बटोर लाती हो तुम भी। ओह नो, ठंडे पसीने से नहा जाती हूं मैं। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं इसलिए दुखी हूं कि एक धरती और योनि में जन्म लेने के संबंध बहुत गहरे होते हैं, पर तुम नहीं समझोगे।
बोलना चाह कर भी बोल नहीं पाती कुछ। गले से जाने कैसी तो गोगो की आवाज निकलने लगती है। चेहरे पर जबरन ओढ़ी मुस्कान अड़ियल बच्चे की तरह हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी होती है। अपमान की कालिमा से काले पड़े मेरे चेहरे को देख तरस आ जाता है तुम्हें। पुचकारते हुए कहते हो तुम, सेंटी हो गई मम्मा, बुरा मान गई मेरी बात का। आंखों में उभरी हताशा और आक्रोश की बाढ़ को जबरन रोकती हुई मैं किचन की ओर खिसक जाती हूँ। जाने कितनी बार किचन और बाथरूम बने हैं मेरे शरण स्थल। मन ही मन कहती हूँ, बुरा मानने की विलासिता हमारे हिस्से कहाँ। वैसे भी हम हिंदुस्तानी औरतों की खाल इस उम्र तक आते आते इतनी मोटी हो जाती है कि इतने छोटे मोटे अपमान हमारे ऊपर से गुजर बढ़ जाते हैं, हमारी आत्मा को जख्म नहीं दे पाते। तुम्हारे भीतर फिर कुछ पिघला, इसलिए फिर खुशामदी पर उतर आए तुम। चाय की प्याली को सिंक में रख मुस्कान बिखेरते हुए दोस्तानी आवाज में बोले, एक बात बताओ मामा, मुझे यहाँ रहते रहते 4 साल होने आए। मुझे अरेरा कॉलोनी के बारे में पता तक नहीं। तुम्हें कहाँ से पता चल जाता है इतना। मैं भी पिघली, लेकिन जब्त कर रखा मैंने खुद को। हे मन मेरे, यह निमंत्रण बात आगे बढ़ाने का नहीं है, वरन हो चुकी बात के साइड इफेक्ट को कम करने का है, जिससे थोड़ी बहुत जो भी साझी दुनिया है हमारी, वह निर्विघ्न चलती रहे। फिर एक चमकता दिन, फुर्सत की चादर और उसमें दुबकी मैं। आज ऑफिस से पहली बार सीटी बजाते बजाते आते देखा तुम्हें। शायद तुम्हारे सेल्स टारगेट पूरे हो गए थे, इस कारण बहुत खुश नजर आ रहे थे तुम। आते ही चहके तुम। आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया था जहां 120 तरह के डोसे थे, 50 तरह की चॉकलेट थी। रिचा ने कहा, हमें भी वहां ले चलो। रिचा से निपट कर तुम फिर मेरी मनुहार में लग गए। चलो मम्मा, इतने दिन हुए तुम्हें मुंबई आए हुए, अभी तक कहीं घुमा ही नहीं पाया। चलो आज चौपाटी घुमाते हैं। मैं निहाल, 3.25 साल हुआ था रिचा को घर की बहू बने। आज पहली बार उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल रही थी मैं। धूप के साए थोड़े सिमटे तो हम निकले। गाड़ी में म्यूजिक चलता रहा। एकाएक तुमने देश के राजनीतिक क्षितिज पर अन्ना आंदोलन से नए नए उभरे नेता अरविंद केजरीवाल पर कुछ टिप्पणी की। मैं उससे सहमत नहीं थी। भीतर लहर उठी कि तुम्हारा प्रतिवाद करूं, पर मैं चुप रही। बैल बना लिया खुद को। अनुभव ने सिखला दिया है कि बैल बन जाओ तो बहुत से बेमतलब के दुख भाग खड़े होते हैं। जुहू चौपाटी, समुद्र, लहरें, आवाजें, उड़ते परिंदे, खिलखिलाते बच्चे, प्यार करते जोड़े, हाथों में गुंथे हाथों वाले जोड़ों को देख तुमने भी रिचा का हाथ हौले से अपने हाथों में थाम लिया था। मेरी हथेलियां अचानक शुष्क होने लगी थी। भीतर कुछ कुलबुलाने लगा। पीठ का दर्द चिलक उठा। हाथों से ध्यान हटा। मैं आसमान में खरामा खरामा उड़ती गुब्बारों में कैद लालटेनें देखने लगी और सोचने लगी कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी। जाने क्या है कि जब भी मैं बोलती हूँ, मेरे भीतर से दुख दर्द ही बोलते हैं और तुम्हारे अच्छे भले मूड पर कैंची चल जाती है। मैं सतर्क रही कि मैं आज कुछ भी नहीं बोलूंगी। एक चुप 100 सुख। मैं बहुत देर से चुप ही थी। तुम कई बार कह भी चुके थे, ममा क्या मौन धारण है। थोड़ी देर बाद फिर कहा तुमने, ममा कुछ तो बोलो। अब नहीं बोलने का मतलब था अपनी नाराजगी दिखाना। यूं भी बोलने के लिए तरसती मेरी रूह को तुमने क्या सहलाया। झरझर टपकने लगे शब्द, जैसे झरते हैं पत्ते पतझड़ में पेड़ से। पिछले दिनों ही मैंने मलेशिया के कबीलों पर एक अद्भुत किताब पढ़ी थी। क्यों ना उसी के बारे में बात करूं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुम में अपराध बोध पैदा कर तुम्हारे सुख सुहाग को मलिन करता। मैंने बहुत सावधानी से एक खूबसूरत बात उनकी तुम्हें बताई। जानते हो बेटा, मलेशिया में एक कबीला है, सिनोई कबीला। इस कबीले के लोगों के बीच एक विचित्र नियम है कि सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं और पिछली रात देखे गए स्वप्नों को सबके सामने कहते हैं।
फिर वे इन स्वप्नों की व्याख्या करते हैं। वे मानते हैं कि ये स्वप्न उन्हें पूर्वजों से जोड़ते हैं और पूर्वज इन स्वप्नों के माध्यम से उन्हें उनके जीवन के निष्कर्ष और आने वाली समस्याओं का समाधान और आने वाले दुख का निदान सुझाते हैं। इसलिए सब सामूहिक रूप से उस दिन की योजना तय करते हैं। मैंने यह भी जोड़ा कि बहुत पहले मैंने स्वप्न देखा था कि लोग नमक का स्वाद ही भूल गए हैं। भर भर मुट्ठी नमक मिला रहे हैं खाने में, पर खाना वैसा ही नमकहीन और बेस्वाद बना हुआ है। अब बताओ इस स्वप्न की क्या व्याख्या हो सकती है? क्या संकेत दे सकता है यह स्वप्न? अपनी बात समाप्त कर मैंने बड़ी हसरत से देखा तुम्हारी ओर। इस बार तो शर्तियां तुम खुश होगे। कितनी विचित्र बात मैंने बताई थी तुम्हें। पर कुछ पल तुम्हारा चेहरा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह भावहीन बना रहा। फिर तुम झुंझलाए, छोटी सी उबासी लेते हुए, सूखी आवाज में मेरी बहकती बातों पर एक दहकती टिप्पणी जड़ते हुए बोले, ममा यार, कहाँ पहुंच गई तुम भी? मलेशिया? अरे अपने घर और अपने देश की बातें खत्म हो गई क्या? नॉर्मल आदमी की तरह स्वादिष्ट बात क्यों नहीं करती ममा? खाना तो इतना स्वादिष्ट बना लेती हो। बोलते हुए तुम अपने रिबॉक के जूते में लगी समुद्री बालू को जोर जोर से झाड़ने लगे थे, जैसे मेरे विचारों को झाड़ रहे हो। लो, फिर क्या हो गया? इस बार क्यों चिढ़े तुम? माजरा क्या है? कुछ भी बोलूं पासा उल्टा ही पड़ता है। पानी में डोलती परछाई की तरह क्या फिर पकड़ नहीं पाई तुम्हारे मन को? कानी नजर से देखती हूं, ऋचा तो नहीं कहीं आसपास? चल रही हूं, मुस्कान को ढीठ की तरह चेहरे पर ओढ़े, साथ साथ चलता जा रहा है अंधेरा। हीरामन की तरह तीसरी कसम खा लेती हूं, जो भी हो जाए अब कभी नहीं बोलूंगी इससे, सिवाय जरूरी बातों के, कि दूसरे दिन ही टूट जाती है कसम। तुम्हारे दोस्त की माँ की मृत्यु हो जाती है। उन दिनों नेत्रदान करवाने का भूत सवार था मुझ पर। अभी तक 4 परिवारों में नेत्रदान करवा भी चुकी थी। यह मौका खोना नहीं चाहती थी। इस कारण निर्लज्ज ढीठ बच्चे की तरह फिर आई तुम्हारे पास। सुना है तुम्हारे दोस्त की माँ की मृत्यु हो गई है? तुमने गर्दन हिलाई, मुलायमियत से देखा मेरी ओर। मेरा साहस लौटा। झिझकते स्वर में अपनी आवाज के एक एक टुकड़े को जतन से जोड़ते हुए फरियाद की, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़कर उनके नेत्रदान के लिए पहल करो। तुम्हारे भाव फिर पलटे, माथे पर सिलवटें गहराई, कठोर नेत्रों से ताका तुमने मेरी ओर। उफ मम्मा, कितना बोलती हो तुम भी, कुछ भी बोलती रहती हो। यह तो सोचो कि उस महिला ने जिंदगी में बहुत कष्ट झेला है। अब शांति से क्या उन्हें मरने भी नहीं दें? मरने के बाद भी उनकी चीर फाड़ करें? और यह भी तो सोचो, ऐसे गमगीन मौके पर बोलूं भी तो कैसे? क्या सोचेंगे उनके घर वाले मेरे लिए? आक्रोश, परेशानी और खिन्नता के मिले जुले ये टुकड़े तुम्हारी आवाज से तारों की तरह टूटे थे। टहनी सी फिर टूटी मैं। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? क्या दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा मेरा? क्या मेरी सोच पर कोहरा छाया हुआ है? कहाँ तो पढ़ा था कि शादी होते ही औरत की अक्ल का 1/3 घास चरने चला जाता है और बच्चों के बड़ा होते ही बचा 1/3 खुद घर छोड़ भाग जाता है। तो क्या मैं सिर्फ बचे कुचे 1/3 अक्ल से काम कर रही हूं? अरे इसमें बुरा क्या है? और कौन जाने उनके बेटों में सद्बुद्धि आ जाए और वे तैयार हो जाएं नेत्रदान के लिए, तो 2 आदमियों की दुनिया रोशन हो जाए। रोक नहीं पाती खुद को, चूहे की तरह धड़कते दिल को थाम आखिर बोल ही देती हूँ। इस बार चोले से बाहर निकल आए तुम। ममा प्लीज, क्यों भेजा फ्राई करती हो अपना? क्यों हमारे मामले में दखलंदाजी करती हो? आने वाले बच्चे की सोचो। माँ हो, घर की खुशहाली की सोचो। दादी बनने की सोचो और खुश रहो। आवाज में खींच, विद्रोह और असंतोष की मिली जुली छायाएं मचल उठी थी। क्या कहा? मैं सिर्फ बच्चे के लिए ही सोचूं, पीड़ित मानवता के लिए नहीं? लगा जैसे घर की छत एकाएक टूटकर गिर गई है मुझ पर। नहीं, यह मेरी दुनिया नहीं, यह मेरी रचना नहीं।
यह मेरा अंश नहीं। नहीं जी पाऊंगी मैं इस भाव शून्यता की बदबू में। क्या मेरे होने में ही है ऐसा कुछ जो प्रेरित करता है कि मैं कुछ नहीं बोलूं, और बोलूं तो भी सिर्फ बेटे पोते गहने कपड़े जेली अचार मुरब्बा के कोकून में ही बंद रहूं। व्यतीत के धुंधलके से धुंधला जाती हैं आंखें। झांकने लगता है एक और चेहरा, जिसे जाने कब बहा दिया था मैंने समुद्र की उत्ताल लहरों के बीच। जब भी घर गृहस्थी से इतर बात करना चाहती, झल्ला जाता वह चेहरा। उफ, कितना बोलती हो तुम भी। चुप रहते रहते लगता था कि होंठ ही चिपक गए हैं मेरे। लगता मेरी धमनियों में खून नहीं, शब्द और शब्द ही बह रहे हैं, बाहर आने को बेताब अनकहे शब्द। नहीं, तुम मेरे नहीं अपने पापा का ही अंश हो। वे ही बह रहे हैं तुम में। मैंने समझा था कि उस अतीत को मैंने समुद्र में बहा दिया है, पर आज समझी, जीवन अपने साथ बहाकर कुछ भी नहीं ले जाता, लौटा लाता है बार बार समुद्री लहरों की तरह। तुम कहते हो कि मैं माँ हूं, इसलिए सिर्फ अपने घर की खुशहाली के लिए ही सोचूं। पर इतना याद रखना मेरे बच्चे, कि जिस दिन माएँ पूरी धरती की माएँ बन जाएंगी, दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। बढ़ते वक्त के साथ फैलने लगती है खामोशी। अपने ही खोल में बंद पोटली सी पड़ी मेरी काया दिन पर दिन सिकुड़ने लगती है। डुबा देती हूँ खुद को पूरी तरह किताबों में। आखिर यही है मेरी सच्ची साथी। नपी तुली बातें तुमसे। खाना लगा दूं? चाय बना दूं? कब तक आओगे? रिचा को ले जाऊं चेकअप के लिए? दार्शनिकता की चादर में दुबका देती हूँ खुद को। ऐसे ही झटके दिखा देते हैं विराट। वेदों में लिखा है, पुत्र से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। उपनिषद में लिखा है, प्रियम त्वाम रौस्यसि, तुम्हारा पुत्र ही रुलाएगा तुमको। यदि मेरे लिए कोई कल हुआ तो नहीं रहूंगी इस कैप्सूल घर में। सांझ की धूप सी सरक जाऊंगी निःशब्द खामोश। टकराऊंगी लहरों से, लेकिन इस माटी में खुद को नहीं रोपूंगी। बस एक बार निपट जाए रिचा की डिलीवरी। दुनिया बहुत बड़ी है। शांत खामोश और बोरियत से भरे दिन गर्म हवाओं की तरह गुजर रहे हैं। गिन गिन कर गुजार रही हूं दिन। कब आएगी ड्यू डेट रिचा की? सब कुछ अच्छे से निपट जाए। एक दिन झुंझलाकर खींच लेते हो तुम मेरी किताब। क्या मम्मा, दिन भर किताब में ही डूबी रहती हो, कुछ बोलती ही नहीं? पास बैठो, मुझसे कुछ बात करो। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। खिड़की के बाहर खड़े पलाश के पेड़ों के हरियाले पत्तों से हटकर नजरें तुम पर टिक जाती हैं। तुम्हारी आंखों में वैसी ही जिद, वैसी ही बेबसी, वैसा ही प्यार, वैसा ही उतावलापन है, जैसा दूर बचपन में तुम्हारी आंखों में झलकता था, जब मैं कपड़े धोने में मशगूल रहती थी और तुम छीन लेते थे मेरे हाथ से साबुन। पहले मुझसे बात करो। मैं फिर वही हो जाती हूँ, निहाल गदगद। भीतर जाने क्या पिघलता है कि डबडबा जाती हैं आंखें। आंसुओं के झिलमिलाते पर्दों से देखती हूँ तुम्हें। वैसा ही भोलापन आंखों में, वैसी ही भरे बादलों सी नेह भरी निश्चल आंखें। क्या मैं ही पकड़ नहीं पाती तुम्हारे व्यक्तित्व के रेशों को, जो सेमल के फूलों की तरह उड़ते रहते हैं दिन भर? क्या नौकरी का तनाव बदल रहा है तुम्हारा व्यक्तित्व? इस महीने नंबर पूरे हो गए थे तुम्हारे। क्या इसीलिए नजर आ रहे हो इतने खुश? तुमसे दूर रहकर क्या मैं खुद एक शून्य में नहीं बदल जाऊंगी, जी पाऊंगी? तुम्हारी गुनगुनी आवाज का यह टुकड़ा मुझसे कुछ बात करो। चैन से बैठने देगा मुझे कहीं भी, फुदकेगा नहीं मेरे आसपास। पर तभी भीतर कहीं गहरे से उठती है एक और आवाज, उतनी ही तेज। जिन पेड़ों को छोड़ आए, उनकी छायाओं के लिए क्यों लौटना? कोई भी शून्य स्थायी नहीं रहता। जीवन और प्रकृति देर सवेर भर ही देते हैं किसी भी शून्य को। मुझे वहां जाना है जहां चहक सकूं, बांट सकूं खुद को रेशा रेशा। उफनती समुद्री लहरों की तरह टकरा रही हैं दोनों आवाजें मन के कूल किनारों से। तो ये थी कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।